नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के संबंधित जो भी पिन पॉइंट हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि आपके परीक्षा के मद्देनज़र काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए, सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो कि आपको 31 जनवरी 2020 को किसके बजट के एक दिन पूर्व जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया। अब ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसमें क्या कहता है कि पिछले 12 महीने की जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो रुझान हैं, उस रुझानों के बारे में इसमें दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले जान लें कि ये बनाता कौन है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है, उस आर्थिक सर्वेक्षण को जो है वो बनाता है DEA, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और साथ ही साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कि के सुब्रमण्यम है। अभी ये दोनों ने मिल करके आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो तैयार किया है। इस साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण था, उसका थीम जो था वो, उसको अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो वेल्थ क्रिएशन, मतलब कि धन का सृजन करना था। लेकिन अगर इसको पूरा नाम अगर देखें तो था वेल्थ क्रिएशन, प्रमोशन ऑफ प्रो बिजनेस पॉलिसीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रस्ट इन द इकोनॉमी। मतलब कि धन का सृजन करना है, साथ ही साथ प्रो बिजनेस पॉलिसी को प्रमोशन करना है, साथ ही साथ जो है इकोनॉमी में जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए विश्वास को बढ़ाना है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसका कलर जो है वो लेवेंडर कलर का है, जो कि आप 100 रुपये का जो आपका नोट है वो जिसका उसका जैसा कलर है वैसा ही कलर है। यह कलर यह शो करता है, मतलब बताता है क्या, कि धन को बनाना है, मतलब धन को बनाने को सूचित करता है। पिछले वर्ष का जान ले तो वो पिछले वर्ष का ब्लू कलर का था, मतलब नीला था। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें आर्थिक वृद्धि, जिससे कि GDP के तौर पर कहिए तो आर्थिक वृद्धि में ये बताया गया कि 2019-20 के लिए 5% था, जो कि 5% के आसपास ही रहेगा, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट के बाद का है, एक क्वार्टर अभी आना बाकी है, तो वो 5 के आसपास ही रहने की संभावना है। इसके बाद आए 2020-21 में जो है यह कहा गया है कि अनुमानित किया गया 6 से 6.5%, जबकि 2018-19 का मान जो था वो 6.8% GDP रहा है। तो इस तरह से ये जो है, ये समाप्ति वर्ष, ये चालू वित्त वर्ष और ये आने वाला अनुमानित, ये तीनों सवाल यहाँ से हमेशा बनते हैं। अब जैसे UPSC यहाँ से आपको सवाल कर सकती है कि पिछले 5 साल से भारत का GDP लगातार गिर रहा है, या पिछले 5 साल से लगातार GDP बढ़ रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है UPSC पूछती है, और हाल फिलहाल में पिछले गत वर्षों में पूछी भी है। तो यहाँ से आप आसानी से जान जाएं कि जो GDP है जो वो ना तो लगातार गिर रहा है ना ही लगातार बढ़ रहा है, उसका वो कर्व टाइप से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से है। आगे देखें तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए औद्योगिक विकास दर जो है वो 2.5% रही। कितनी रही? औद्योगिक विकास दर जो है वो 2.5% रही, जो कि बहुत कम है। इसके बाद आइए वित्त वर्ष 19-20 में जो है GST का संग्रहण जो है वो 4.1% रही। कुछ ये पिन पॉइंट हैं, ये जहाँ से सवाल आपके डायरेक्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भंडार जो था यह अपने चरम स्तर पर है, जिसे कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इसकी चर्चा की कि 461.2 अरब डॉलर जो कि रिकॉर्ड स्तर पर है भारत के पास है, जो कि एक अच्छा संकेत देता है। लेकिन वैश्विक मंदी के कारण भारत भी जो है अभी विकास दर नीचे है। आइए चालू खाता घाटा जो है कैड की बात करें, करेंट अकाउंट डेफिसिट की, तो ये कहा गया कि 2018-19 में ये GDP का 2.1% था। वहीं 2019-20 में इसमें एक सुधार देखा गया और यह GDP के 1.5% पर आ गया है। तो स्टेटमेंट वाइज सवाल यहाँ से बन सकते हैं कि भारत का चालू खाता घाटा लगातार कम हो रहा है, तो जी हाँ, कम हो रहा है लगातार, और यह भी कहा जाए कि लगातार बढ़ रहा है, तो उस तरीके से यह उल्टा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये चालू घाटे के बारे में बताया गया। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया कि कुछ कुछ सेक्टर है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ठीक है, इसको कैसे कहा गया, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र आया, क्योंकि भारत को 2024 तक जो है 24-25 तक कहा गया है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की मोदी जी की एक घोषणा है, मोदी जी का एक थीम है, मोदी जी का एक लक्ष्य है। उसमें यह कहा गया है कि
हासिल करने के लिए भारत को जो है 1.4 ट्रिलियन डॉलर व्यय करने होंगे। मतलब कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर अभी व्यय करेगा भारत, तब जाकर के 2024-25 तक जो है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके लिए क्या कहा गया है कि ये अधोसंरचना जो है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं तो बहुत तरीके से विकास होता है। जैसे कि अगर हम एक इंफ्रा बनाते हैं तो हमारे पास उस इंफ्रा के लिए एफडीआई आएगी, एफपीआई आएगी, जो भी तरीके से हो वहाँ पर निवेश का साधन खुलेगा। तो इस तरीके से जो है, अगर आपको मार्केट को बढ़ाना है तो निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, चाहे किसी भी तरीके से। भारत में इंफ्रा की काफ़ी कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा कमज़ोर रहा है, जिस कारण से जो है औद्योगिक निर्माण के क्षेत्र जो है वो ज़्यादा तरीके से बढ़ नहीं पाए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक जाने के लिए 3-4 कदम उठाए गए हैं। 3-4 कदम में है बाजार के अदृश्य सहयोग को मजबूत बनाना, ये सरकार कदम उठाएगी। समान अवसर से मतलब यहाँ है कि सभी को समान दिया जाएगा, छोटे बड़े व्यापारी कोई भी हो, उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। व्यापार है, सबको समान अवसर दिया जाएगा। व्यापार व निवेश के अनुकूल नीतियां बनाएगी सरकार, जिसमें कि आपको कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती आई है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। और भरोसे का सहारा देना, मतलब सरकार जो है हमेशा खड़ा रहेगी। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में अभी जो है मंदी आई, एनपीए का दौर चला और बहुत ज़्यादा एनपीए होने के कारण फिर भी क्या किया सरकार ने, उन्हें मदद दिया कि भाई हम आपको पूंजी उपलब्ध कराएंगे, कैपिटलाइज करेंगे आपको। तो इस तरीके से ये भरोसे के साथ है। तो सरकार जो है इन 4 चीज़ों पर काम कर रही है कि ताकि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। उसके बाद पशुधन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है। पशुधन मतलब पशुपालन में, इसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये आय का जो है दूसरा स्रोत है, मतलब कृषि के बाद जो है दूसरा स्रोत है ग्रामीण क्षेत्रों में। 2022 तक जो है अगर किसानों को जो दुगना करने का लक्ष्य है मोदी जी का, वो भी इससे पशुधन को बढ़ावा दे करके जो है पशुपालन को बढ़ावा दे करके हासिल किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि पिछले 5 वर्ष में जो है पशुपालन के क्षेत्र में लगभग 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये तो पशुधन के बारे में बताया गया। उसके बाद एक ग्रीन इंडिया, जिसमें कि आपको जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्होंने फॉरेस्ट के बारे में बताया है, क्या कहा है कि भारत में जो वन क्षेत्र है वो 80.73 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 24.46% है। वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य में जो कहा गया है, कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर। ये पूछा जाएगा, अगर सीरियली आपको पूछा जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में, तो वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य जो थे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। और कमी कहाँ कहाँ हुई है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो आप देख रहे हैं कि जो अपना नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पर वनों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी वन क्षेत्र के अनुसार वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन कमियाँ यहाँ दर्ज की गई हैं। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना, जो पीएम जय योजना है, बहुत ही फ्रूटफुल रही है। पीएम जय योजना में यह कहा गया है कि 2020 के जनवरी तक 28,005 हेल्थ एंड वेलनेस शहर स्थापित किए जा चुके हैं। और 2016-17 में यह कहा गया था कि जहां पर कि स्वास्थ्य के लिए लोग अपने जेब से 64.2% खर्च करते थे, जब से यह जय योजना आई है, पीएम जय योजना, इसके तहत जो है 58.74% जेब से खर्च होने लगे। मतलब यह कम हो गया है प्रतिशत। इसका मतलब सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही है और उससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में यह बताया गया कि 2017-18 में 2011-12 के मुकाबले जो है वैतनिक कर्मचारी में 5% की वृद्धि की गई हुई है। मतलब कि 2011-12 जो बेस ईयर है उसके कंपैरिजन किया गया, 2017-18 में जो है 5% जो है वैतनिक कर्मचारी की वृद्धि हुई है। 2.62 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ है। इनमें नई नौकरियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बाइफरकेट किया जाए तो 1.21 ग्रामीण क्षेत्र में नौकरियां तथा 1.39 शहरी क्षेत्र में नौकरी हुई हैं। साथ ही साथ यह लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक अच्छी वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा और यही 2030 तक 8 करोड़ हो जाएगी। तो ये रोजगार से संबंधित कुछ पॉइंट वहाँ से निकले हैं। इसके बाद जो है ग्रीन बॉन्ड मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बॉन्ड मार्केट कहा है कि चीन के बाद भारत जो है ग्रीन बॉन्ड के दूसरे सबसे बड़े उभरता हुआ बाजार बन रहा है। इसके तहत ग्रीन गुड डीड्स वगैरह भी सारी चीज़ें आई हैं।
इसके बाद 2019 में भारत पर्यावरण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस में भी शामिल हुआ है। तो ये ग्रीन बॉन्ड मार्केट को बढ़ाने के लिए भारत ने इन दो चीज़ों से जुड़ाव हासिल किया है। सेवा क्षेत्र के बारे में अगर देखें तो सेवा क्षेत्र में जो है 53% का योगदान, जो कि पूरे और 53% योगदान जो है सेवा क्षेत्र का रहा है। एफडीआई का 2/3 हिस्सा जो है वो सेवा क्षेत्र में आया है। साथ ही साथ निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो 38% है। तो निर्यात एक अहम भूमिका निभाता है भारत में, लेकिन वैसे कहा भी जाता है कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ है। दैट इज़, इसका कारण यही है कि सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर उसके बनिस्पत बहुत कम योगदान देती है। एक विश्व बैंक के अनुसार जो कहा गया है कि नई कंपनियों के गठन के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर है, मतलब तीसरे स्थान पर नई कंपनियों का गठन यहाँ पर जो हो रहा है उसमें। इसमें अगर सर्वे देखा जाए तो 2014 में 70,000 करोड़ नई कंपनियां बनी, वहीं 2018 में जो है 1,28,000 करोड़, मतलब कि 80% की वृद्धि हुई है। अब जो है कंपनियों का जो गठन है किस क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है, तो फिर वही जॉबलेस ग्रोथ, मतलब सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि, उसके बाद विनिर्माण, तब जाके अवसंरचना व कृषि के क्षेत्र में आया है। तो इस तरीके से ये जॉब के ग्रोथ के बारे में कहाँ कहाँ कंपनियां बनी हैं उसके बारे में ये बताया। साथ ही साथ अब विश्व निर्यात में जो है यहाँ से सवाल पक्का बन सकते हैं। विश्व निर्यात में भारत की 2025 तक भागीदारी जो है वो 3.5% होने की जांची गई है या रखी गई है। साथ ही साथ 2030 तक इसे 6% हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं निर्यात आयात कहाँ से भारत ज़्यादा निर्यात करता है, किस देश से आयात करता है। तो निर्यात में जो देश हैं वो यूएसए सबसे ज़्यादा, फिर यूएई, फिर चीन और फिर हांगकांग। मतलब भारत जो है यूएसए में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, फिर यूएई, फिर चीन, फिर हांगकांग में। और आयात करने के लिए जो है आयात सबसे ज़्यादा चीन से, फिर यूएसए से, फिर यूएई, फिर यूएई के बाद सऊदी अरब से यहाँ से आयात करता है। उसके बाद शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार देश देखे। व्यापारिक साझेदार का मतलब आयात और निर्यात मिला करके व्यापारिक साझेदार होता है। उसमें सबसे शीर्ष पे यूएसए, फिर चीन, फिर यूएई, फिर सऊदी अरब, फिर हांगकांग का नंबर आता है। आप इसे याद रखें, यहाँ से सवाल बनते हैं। इसके बाद देखें शीर्ष आयात की वस्तुओं के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सी वस्तुएं आयात कर रही हैं। तो कच्चा पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा आयात होता है, उसके बाद सोना, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, फिर कोयला, फिर कोक व ब्रिकेट्स जो है इस तरीके का जो है ये आयातित वस्तुएं हैं। साथ ही साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में जो है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद, फिर बहुमूल्य पत्थर, उसके बाद औषधि के नुस्खे ये हैं। साथ ही साथ 2 चीज़ों में मर्चेंडाइजिंग आयात में कमी हुई है और नॉन पीओएल निर्यात में जो है वृद्धि हुई है। ये 2 नोट पॉइंट में। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ पिन पॉइंट निकले थे जो परीक्षा के उपयोगी हैं और परीक्षा में इससे सवाल यहाँ से बनते हैं। अब हम लोग बजट जो कि 1 फरवरी 2020 को पास हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह बजट 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए था। अब बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और भारत में इसमें कहा गया कि भारत विश्व की जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिनका सर्वे का रिपोर्ट आया, उसके तहत पर भारत में इस तरह का जिक्र किया गया बजट में कि भारत जो है अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। चर्चा के पूर्व जो है कि निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी भाषा में एक कविता पढ़ा। उस कश्मीरी भाषा की कविता का थीम जो था वो पंडित दीनदयाल कौल की एक कविता है, उसको पढ़ा था। उसका थीम है कि प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, सभी करते हैं, वह इस सुंदर वतन के लिए है। मतलब जो भी व्यक्ति हम काम कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत है, वो सारा योगदान हमारा देश के लिए कहीं ना कहीं है। साथ ही साथ बजट की पृष्ठभूमि 2 बातों पर रही, क्या, प्रौद्योगिकी उन्नयन, साथ ही साथ उत्पादक आयु वर्ग के लिए वरदान। उत्पादक आयु वर्ग मतलब जो 15 से 65 वर्ष की आयु, जो कि भारत में अभी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए वरदान के तौर पर यह पृष्ठभूमि रखी गई। साथ ही साथ 2 स्तंभों पर यह टिकी रही बजट, एक तो मूलभूत संरचनात्मक सुधार के लिए और दूसरा समावेशी विकास के लिए। तो ये मूलभूत संरचनात्मक सुधार में क्या हुआ, इसमें यह कहा गया कि आईबीसी के द्वारा बैंकों का पुनः पूंजीकरण करना। क्यों? आईबीसी के तहत जो है अगर बैंक का पुनः पूंजीकरण करेंगे तो बैंक जो है पैसा सृजित करेगी, पैसा को
सृजित करेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देगी, जिससे कि निवेश और आय दोनों पर वो प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ यह कहा गया कि 2014 में ऋण जो है वो जीडीपी का 52.2% था, जबकि 2019 में यह कम होकर 48.7% हो गया है। और समावेशी विकास के तौर पर अगर कहा जाए तो कहा गया है कि 2006 से 16 के दौरान 271 मिलियन लोग निर्धनता से बाहर आए हैं। इस कारण से इसे समावेशी विकास के तौर पर भी देखा गया। आगे चले बजट का थीम देख लेते हैं। बजट का थीम था, 3 थीमों पर आधारित था बजट। सबसे पहला तो था महत्वाकांक्षी भारत या आकांक्षी भारत। अब इसमें क्या कहा गया, आकांक्षी या महत्वाकांक्षी भारत में क्या था कि इसमें कहा गया स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बेहतर रोजगार के मामले में समाज के सभी तबकों के लिए बेहतर स्तर, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, जल तथा स्वच्छता पर फोकस। मतलब कि सीधा सीधा ये था कि जो यह बजट है यह मूलभूत अगर कहा जाए तो सभी लोगों को कुछ न कुछ देता है और एक उज्जवल भारत के लिए, जो एक नवीन भारत का निर्माण करना है, उसके लिए एक आधारशिला रखता है। तो उसी के तहत ये आकांक्षी भारत। उसके बाद आर्थिक विकास के क्षेत्र में इसमें क्या कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में सुधार, निजी सेक्टर के लिए उचित कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना, विनिर्माण सेक्टर, उद्योग तथा कौशल विकास पर फोकस, ये आर्थिक विकास। साथ ही साथ तीसरा जो था वो केयरिंग या सामाजिक संरक्षण, केयरिंग सोसाइटी, जैसे पर्यटन, कनेक्टिविटी, कमजोर तथा बुजुर्ग वर्गों पर फोकस। तो मतलब मूलतः ये 3 चीज़ों पर निर्भर था। बजट का थीम क्या था, एक तो आकांक्षी भारत, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा सामाजिक संरक्षण। इसके बाद आते हैं कि इस बार विवाद से विश्वास योजना चलाई गई है। पिछले बार चला था सबका विश्वास योजना। सबका विश्वास योजना जो था वो अप्रत्यक्ष कर की मुकदमेबाजी को कम करने के लिए था, इसलिए इस बार जो है यह इसका अच्छा परिणाम देखा गया। तो इस बार विवाद से विश्वास योजना लगाया गया, जिसमें कि ये सीधा सीधा किससे, डायरेक्ट टैक्स से के मुकदमेबाजी को कम करने हेतु है। साथ ही साथ यह कहा गया कि इस टैक्स के बारे में घोषणा करने से पहले उन्होंने एक दोहा पढ़ा। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। वह दोहा कालिदास के रघुवंश से लिया गया दोहा है। उस रघुवंश के दोहा वो संस्कृत में कहा गया। उसका हिंदी अर्थ यह था कि सूर्य जल की नन्ही बूंदों से वाष्प ग्रहण करता है, यही राजा भी करता है, बदले में ये प्रचुर मात्रा में लौटाते हैं, वे लोगों के कल्याण के लिए संग्रह करते हैं। सीधा सीधा थीम ये था कि जो हम बजट में हम डायरेक्ट टैक्स जो कि हम आयकर या कॉरपोरेट कर, ये सारी चीज़ें हम जो देते हैं सरकार को, वो एक नन्ही बूंदों से वाष्प ग्रहण जैसे है। देते तो हम कम हैं, लेकिन सरकार उसके बदले में हमें जो है प्रचुर मात्रा में कल्याणकारी योजनाएं और सारी चीज़ों के तहत उसे हमें लौटाती है। और इसके बाद इन्होंने आयकर की दरें घोषित की। आयकर की दर में यह कहा गया कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 तक 5, फिर 5 से 7.5 तक जो है 10%, और 7.5 से 10 लाख तक 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, तथा 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% टैक्स निर्धारित किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो पुराना टैक्स स्लैब है, जिसमें कि 5 लाख तक की इनकम टैक्स की दरों में छूट, वो जो है वो लागू रहेगी। साथ ही साथ 5 से 10 लाख तक जो है 20%, और उसके ऊपर जो है 30%, ये जो चीज़ें थी वो लागू रहेंगी। इसमें चॉइस दिया गया है कि अगर कोई पुराने टैक्स स्लैब में टैक्स देना चाहता है तो वह पुराने तरीके से दे, और अगर कोई नए टैक्स स्लैब से देना चाहता है तो नए टैक्स स्लैब से टैक्स दे। अंतर एक बड़ा यही है कि जो पुराने टैक्स स्लैब के तहत देंगे वो 1.5 लाख का जो सेविंग है उस सेविंग को दे सकते हैं, दिखा करके फाइल करेंगे। लेकिन जो नए जो ये टैक्स स्लैब है इसमें यह सेविंग जो है इसे ख़त्म कर दिया गया है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि मध्यम वर्ग के लोगों को फ़ायदा है कि वह जिस तरीके का आप चाहें उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं इनकम टैक्स पे करने में। साथ ही साथ इस टैक्स स्लैब के बाद बाजार की गिरावट देखी गई, क्योंकि बाजार में यह हुआ
कि जैसे ही सेविंग प्लान को ख़त्म किया गया तो लोग अगर इनकम टैक्स भरने के लिए सेविंग प्लान ख़त्म करेंगे तो LIC वगैरह को प्राइवेटाइज़ करने की बात भी की गई है। इस कारण से जो है बाज़ार में थोड़ी मंदी देखी गई है, लेकिन वो मंदी अस्थायी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वह क्षणिक है, फिर वह रिफॉर्म कर लेगी। साथ ही साथ ये कॉरपोरेट टैक्स जो कि बहुत बड़ा बदलाव है, जिसमें नई कंपनियां अगर अभी बनती है उन्हें 15% और जो मौजूदा कंपनियां उन्हें 22% के हिसाब से टैक्स देना होगा। साथ ही साथ कुछ और भी टैक्स जैसे डिविडेंड टैक्स जो है, डिविडेंड टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ पहले 1 लाख रुपए तक जो है बैंक में सेविंग अकाउंट में सिक्योरिटी थी, जिसे बढ़ा करके 5 लाख तक की सिक्योरिटी कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। इसके बाद जो है PPP मॉडल पर एक किसान रेल चलाया जाएगा। PPP मॉडल मतलब क्या है कि रेल के निजीकरण में कार्य चलेगा। मतलब रेल में निजीकरण अब जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और वही ये कहा भी जा रहा है। साथ ही साथ उन राज्यों को भी सहायता दिया जाएगा जो एक जिला एक उत्पाद योजना पर कार्य कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया था एक प्रदेश एक उत्पाद जो है, एक राज्य एक उत्पाद योजना वहाँ चली थी। उसी तरीके से यह एक जिला एक उत्पाद योजना पर अगर कोई कार्य करता है तो उसे सरकार मदद करेगी। साथ ही साथ 2025 तक टीबी का उन्मूलन का जिक्र था, उस पर भी जिक्र किया गया और उसके लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान जो है लागू किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जिसमें कि PM जय जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उस पर 6400 करोड़ रुपए का आवंटन है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का आवंटन किया गया। स्वच्छ वायु के लिए भी आवंटन किया गया। जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत आपको ये भी पता होगा कि 2024 तक हर घर नल योजना है, नल से जल योजना चालू किया गया है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिफॉर्म हो रहा है। उसका प्रत्यक्ष ये है कि हमारे यहाँ उसके तहत जो है सर्वे के बाद हमारे पास भी इस नलके की परियोजना के तहत जो है बोरिंग की गई है और वहाँ से सभी लोगों को पूरे गाँव को जो है स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद 2020-21 में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ आवंटन किए गए हैं कौशल विकास का, जिसमें कि 3,000 करोड़ रुपए उससे निकाले जाएंगे। साथ ही साथ एक एशियाई और अफ्रीकी देशों को स्टडी इन इंडिया के तहत इंडसेट की शुरुआत की गई है। यहाँ याद रखिएगा इंडसेट की शुरुआत कहाँ की गई है, एशियाई देशों के लिए और अफ्रीकी देशों के लिए जो भी वहाँ के छात्र भारत में स्टडी इन इंडिया करना चाहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट निर्वीक, याद रखिए निर्वीक क्या था, उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम है। मतलब निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए निर्वीक योजना शुरू की गई है। साथ ही साथ 100 नए स्मार्ट शहरों के बाद 5 नए और स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। 5 पुरातत्व स्थलों का विकास भी किया जाएगा, जिसमें कि राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर यूपी, शिवसागर असम, धौलावीरा गुजरात और आदिचनल्लूर तमिलनाडु, ये 5 क्षेत्र हैं। याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बनेंगे। रांची में एक जनजातीय संग्रहालय को समर्थन के लिए कहा गया है। साथ ही साथ लोथल में पोत संग्रहालय की भी स्थापना की जाएगी। पोत संग्रहालय की स्थापना इससे पहले आप समझेंगे कि शीतकालीन सत्र में जो है भारत ने एक पोत पुनर्चक्रण अधिनियम भी लागू किया है, जिसमें कि पोतों को रिसाइकल किया जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ से भी इसे लिंक करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ G20 के आयोजन हेतु 100 करोड़ क्योंकि 2020 का जो है G20 सम्मेलन भारत में होना है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। और कुसुम योजना के तहत 20 लाख पंप सेट लोगों को दिए जाएंगे, इसकी भी घोषणा की गई है। साथ ही साथ धन्य लक्ष्मी योजना चलाई गई है, जो कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए काम करती है, उनको उस योजना से लाभ मिलेगा। तो ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020 के थे, 2020 आर्थिक सर्वेक्षण और 2021 बजट जो था, उसमें कुछ जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। यह जिस था आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं में यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं अगर यह वीडियो अच्छा लगा। साथ ही साथ आप और भी कोई टॉपिक हमसे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।